रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। नमस्कार, बम्बू सर क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने जनसंचार का एक टॉपिक शुरू कर रखा है। हमने कल नाटक कैसे बनते हैं इसकी चर्चाएँ हम लोगों ने कल की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहानी किसे कहते हैं और सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए भी कहानी की क्या परिभाषा हो सकती है। कहानी हम किसे कहते हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। देखिए, जीवन के किसी एक अंग या एक संवेदना की अभिव्यक्ति ही कहानी कहलाती है। यानी कहानी की एक परिभाषा है कि हमारे जीवन में किसी एक अंग, किसी एक संवेदना की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं उसको कहानी कहते हैं। संवेदना का मतलब है कोई हमारी पीड़ाएँ, कोई हमारा दर्द, कोई हमारा तकलीफ, किसी ने हमें ऐसा कहा, उसकी हमने चोट गहराई तक गई, बाद में हम उसको निभाने के लिए आगे तक बढ़े, तो वो कहानी कहलाती है। प्रेमचंद जी कहते हैं अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। यानी मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं कि जो हमारी अनुभूतियां होती है वो रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाएगी। जयशंकर प्रसाद कहते हैं सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसकी सृष्टि करना कहानी है। यानी सौंदर्य की एक झलक का चित्रण उसकी सृष्टि करना कहानी कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कहानी मानव की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यानी कहानी को भूख डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं और वो समाधान की बात करते हैं। आगे कहता है कि कहानी एक सूक्ष्म दृश्य यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उन्होंने कहानी को एक सूक्ष्म दृश्य की तुलना कर दी। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी के बारे में जो विचारधारा है वो काफी अच्छी रहेगी। मुंशी प्रेमचंद एक बात और बोलते हैं कि कहानी कौन-सी अच्छी होती है? मुंशी प्रेमचंद कहता है कि जो कहानी किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है, वो कहानी अच्छी रहती है। कहानी की प्रमुख जो शैलियाँ हैं, पहली जो शैली है, वो है वर्णनात्मक शैली। यानी कहानी वर्णन के रूप में विस्तार लिए होती है, उसको वर्णनात्मक शैली कहते हैं। दूसरी होती है आत्मकथात्मक शैली। कुछ लोग अपने जीवन को आत्मकथा के रूप में, कहानी के रूप में पेश कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगले दिन ये व्यक्ति क्या करेगा। आत्मकथा के रूप में कहानी की अभिव्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तीसरी होती है वार्तालाप शैली। वार्तालाप शैली कौन-सी होती है? जिसमें 2 पात्रों के बीच वार्तालाप दिखाया जाता है, उससे कहानी आगे बढ़ती है। चौथी है पत्रात्मक शैली, यानी पत्र के रूप में हम कहानी की को आगे बढ़ाते हैं। पाँचवीं है भावनात्मक शैली, यानी जिसमें भावनाओं का तड़का लगाया जाता है, वो इसमें आ जाएगी। फिर है डायरी शैली। डायरी का मतलब होता है जैसे व्यक्ति डायरी लिखता है, जैसे अ, जो है हम रोज़ाना के जीवन की घटनाओं को लिख देते हैं, तो वो डायरी शैली कहलाती है। नाटकीय शैली का मतलब होता है कि जो मंचित करने के लिए लिखी जाती है, जिसमें उसी प्रकार मंचन होता है, जैसे नाटक में होता है। प्रतीकात्मक शैली में प्रतीक प्रदान करके भी कहानियाँ लिखी जाती है, जैसे पद्मावत ग्रंथ जो लिखा है, वो प्रतीकात्मक शैली में है। स्वापन शैली, यानी इसमें किसी परी का सपना दिखा के उसमें और मनोविश्लेषणात्मक शैली जैसे आगे की रोज़ कहानी है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं मोहन राकेश की कुछ कहानियाँ जो मनोविश्लेषणात्मक शैली में होती है, जो मन के भावों को, कुंठाओं को अभिव्यक्त करती है, वो इस श्रेणी की होती है। ये कहानियों की प्रमुख शैलियाँ होती है। कहानी को आख्यान भी कहते हैं, विरहद कथा भी कहते हैं, आख्यायिका भी कहते हैं और वार्ता भी कहते हैं। ये कहानी के अलग नाम हैं। जब कोई लेखक अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति क्रमबद्ध रूप से करता है, तो उसे कहानी कहते हैं। कहानी अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। कहानी में क्रमबद्ध रूप से ब्यौरा होता है, पात्र होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। यानी इसमें क्रमबद्ध रूप से ब्यौरा होता है, पात्र होते हैं, द्वंद्व होता है और चरमोत्कर्ष होता है। उसको हम लोग कहानी कहते हैं। देखिएगा इसमें कहानी की जो घटक है, उसकी चर्चा करते हैं। कहानी का पहला जो घटक होता है, वो होता है कथानक। कथानक देखिए, ये संपूर्ण कहानी का एक तरह से ब्यौरा होता है। यानी उसमें कितने पात्र होंगे, कितने दृश्य होंगे,
कितनी उसके अंतर्गत जो है कितना विस्तार देना है, वो सारी जो बातें हम लिखते हैं वो कथानक के अंतर्गत आती है। इसको नक्शा भी कहते हैं और ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। यानी आपको ये पूछे कि कहानी का कौन-सा तत्व उसका ब्लूप्रिंट कहलाता है। जिस प्रकार हम कोई मकान बनाते हैं, उससे पहले हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ पे रसोई होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। ठीक उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले लेखक सारी चीज़ों पे चर्चा करता है कि मेरी जो स्टोरी है, वो किस युग की है। और मेरी स्टोरी में जो पात्र हैं, वो कितने होने चाहिए? मेरी स्टोरी के जो पात्र हैं, उनकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए? मेरे स्टोरी के जो पात्रस हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? इन सब चीज़ों का एक लेखा-जोखा तैयार किया जाता है, उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं और इसको ही हम कथानक कहते हैं। दूसरा आता है देश-काल तथा वातावरण। देश-काल और वातावरण कहानी के समय और परिस्थितियों को इंगित करता है। और ये कहानी की प्रामाणिकता भी सिद्ध करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट भी बनेगा कि कौन-सा तत्व कहानी को प्रामाणिकता प्रदान करेगा? तो देश, काल और वातावरण करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि एक पद्मावत फ़िल्म आई थी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि पद्मावत जो फ़िल्म थी उसमें जो पात्र थे, उनकी आपने क्या देखी? वेशभूषाएँ देखी, कैसी थी? कोई पैंट जीन्स वग़ैरह तो नहीं पहन के आया था। कोई मोटरसाइकिल लेके नहीं आ रहा था, कोई हवाई जहाज़ लेके नहीं आ रहा था। उसमें घोड़े थे, उसमें सैनिक थे, पैदल चल रहे थे, घोड़ों पे चल रहे थे, हाथियों का प्रयोग कर रहे थे। तो वो उस वक़्त की प्राचीनता को इंगित करता है। तो वो जो उसके वेशभूषाएँ हैं, जो पात्रों की बोलने का तरीका है, वो उस काल को इंगित करता है। इसको मतलब ये प्रामाणिकता सिद्ध करता है। हमारे सामने अब रामायण का अभिनय चल रहा है। रामायण में राम को हम लोग कोई पेंट कोट में थोड़ी दिखा सकते हैं। वो उस तरह की वेशभूषाएँ दिखानी पड़ती है। उसको देश-काल और वातावरण कहते हैं। पात्र होते हैं कहानी में, 2 प्रकार के पात्र होंगे, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक पात्र। यानी इसको स्वीकार्य और अस्वीकार्य पात्र भी कहते हैं। सकारात्मक पात्रों को ही हम स्वीकार्य पात्र कहते हैं। यानी ये वो पात्र होते हैं जो कहानी के अंतर्गत सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, हीरो-हीरोइन की भूमिका निभाते हैं। और नकारात्मक पात्र वो होते हैं जो कहानी में विलेन की भूमिका निभाते हैं, उसको अस्वीकार्य पात्र कहते हैं। और ये जो पात्र है जो नकारात्मक है उसका ही दूसरा नाम अस्वीकार्य पात्र आप रख सकते हो। ये पात्र होते हैं। और अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कहानी को कौन-सा तत्व जीवंतता प्रदान करता है, तो पात्र जो होते हैं वो कहानी को हमेशा जीवंतता प्रदान करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा बनाएगा वो आप लोगों को कि कहानी का कौन-सा तत्व उसको जीवंतता प्रदान करता है, तो आपको पात्र उत्तर करना चाहिए। इसके बाद आता है अगला इसका पॉइंट आता है दवांधव। दवांधव का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है? इसमें क्या है कि जो हमारे स्वीकार्य और अस्वीकार्य जो पात्र हैं, उनमें वैचारिक मतभेद होगा, टकराहट होगी। वैचारिक मतभेद और टकराहट से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, इसको हम लोग जो है द्वंद्व कहते हैं। ये नकारात्मक और सकारात्मक जो पात्र हैं, उनमें एक तरह से टकराहट होगी। आपको एक प्रश्न यहाँ अच्छा बना के पूछेगा वो, क्वेश्चन ये बना के पूछेगा कि कहानी की जो कथा वस्तु है, उसको आगे बढ़ाने में कौन सहायक होता है? तो द्वंद्व होगा, जितना जबरदस्त टकराहट होगा, कहानी उतनी ही अच्छी बनेगी, आगे बढ़ेगी वो, ठीक है? भाषा और शैली, कहानी की जो भाषा और शैली है, यानी तरीका, भाषा, है ना? तो भाषा और शैली जो देश काल और वातावरण के अनुसार होगी, यानी कहानी अगर प्राचीन काल की होगी तो हम तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। कहानी अगर मध्यकाल की है तो उसमें उर्दू, अरबी, फारसी भी आएगी और कहानी अगर आधुनिक काल की है तो उसमें हिंदी के साथ इंग्लिश की शब्दावली भी आएगी। तो इसमें अगर वो कहानी ग्रामीण प्रवेश की है, तो हम आंचलिकता की शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। यानी जो हीरो है, जो हीरोइन है, अगर वो ग्रामीण परिवेश का है, तो वो ग्रामीण भाषा बोलेगा। ये शब्दावली, भाषा शैली भी कहानी के ऊपर डिपेंड करेगी। संवाद, ये कहानी का प्राण तत्व होता है।
संवाद पात्रों के भावों के अनुकूल होने चाहिए, क्रियात्मक होने चाहिए। डायलॉग्स जो होते हैं, वो किसके हो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, क्रियात्मक होने चाहिए, आगे बढ़ाने होने वाले होने चाहिए। इसके बाद आता है क्लाइमेक्स अथवा चरमोत्कर्ष। ये कहानी का अंतिम बिंदु होता है। एक क्वेश्चन यहाँ संवाद वाले में भी आप लोग हाँ, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कहानी का कौन-सा तत्व प्राण तत्व कहलाएगा? तो ये संवाद कहलाएँगे। एक बात तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि संवाद किस प्रकार के होने चाहिए? तो आपको उत्तर करना चाहिए कि क्रियात्मक होने चाहिए। यानी फिर अक्रियात्मक और क्रियात्मक में क्या अंतर होता है? क्रियात्मक होते हैं कि कहानी के अनुकूल जो डायलॉग्स होते हैं। और कहानी के अनुकूल अगर डायलॉग आप मार रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं करता। वो अक्रियात्मक होते हैं, यानी उसका फंक्शन नहीं बन रहा है कहीं पे। क्लाइमेक्स और चरमोत्कर्ष होता है ये कहानी का जो चरम बिंदु होता है, जहाँ पे कहानी समाप्त होनी है, अंत उसका क्या हो, उसको चरमोत्कर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्लाइमेक्स कहते हैं। ये जितना अच्छा होगा, कहानी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। आप लोगों को अगर मैं एक बात कहूँ कि एक कहानी को लिखते समय दर्शक को बाँधने के लिए कौन-सा तत्व सबसे उत्तम होना चाहिए, तो उसका क्लाइमेक्स उत्तम होना चाहिए। यानी दर्शकों के अंतर्गत ये उसके अंतर्गत ये जिज्ञासा रहे कि भई इसका अंत कैसा होगा? अभी आप लोगों ने इसकी सॉरी एक फ़िल्म आई थी अजय देवगन की दृश्यम, दृश्यम नाम की एक मूवी आई थी। दृश्यम नाम की मूवी जो आई थी, उसके 2 पार्ट बनाए गए और दोनों पार्ट सुपरहिट इसलिए रहे थे कि क्योंकि उनका क्लाइमेक्स बड़ा ज़बरदस्त था। यानी जो दर्शक था, उसको बाँधे हुए था कि भई इसका अंत क्या होगा? ठीक इसी प्रकार आपने एक बाहुबली फ़िल्म देखी थी। बाहुबली का पार्ट फर्स्ट आया और उसमें उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बस ये चरमोत्कर्ष छोड़ के गया था वो। और दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा सुपरहिट हुआ, बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर आ गया था कि भई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? है ना? अब ये चरमोत्कर्ष बना दिया था उसने दूसरी फ़िल्म के लिए और पहली फ़िल्म में ही बना दिया था उसने। ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस कर गया वो। क्या? एक चरमोत्कर्ष के ऊपर कर गया और दर्शक लास्ट तक इस बात की इस प्रश्न का आंसर चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। ठीक है? यही चरमोत्कर्ष बना था। पूरे दर्शक को उसने बाँध दिया था। ठीक है? आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। तो ये होता है क्लाइमैक्स। ठीक है? आप लोग शोले फ़िल्म देखते हो। शोले फ़िल्म आप लोग इसलिए देख रहे हो कि गब्बर सिंह को कैसे मारेंगे ये लोग? वो तो बड़ा ताकतवर है और ये लोग 2 ही है। तो वही चरमोत्कर्ष था, वही उस कहानी का क्लाइमैक्स था और गब्बर मरने के बाद थिएटर से जो दर्शक है वो खड़े होके चल पड़े थे कि मर गया। चरमोत्कर्ष समाप्त हो जाता है। ये जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, यानी आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं, उसको बढ़ाएगा और जिज्ञासा इतनी उत्सुक कर दे कि दर्शक बंध जाए कि भई इसका होना क्या चाहिए? तो ये होता है, इसको चरमोत्कर्ष कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं। ये कहानी का बहुत बड़ा बिंदु होता है। हिंदी की प्रथम कहानी आपको पता है किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती लिखी थी जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसके अलावा भीष्म साहनी की चीप की दावत, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर तथा प्रेमचंद की बड़े भाई साहब जैसी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हिंदी में हैं। और फ्लैशबैक पद्धति पे आप लोगों को पता है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखी थी। देखिए ये कहानी का एक छोटा-सा पॉइंट्स है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। आप कोई और उलझन में मत पड़ना। ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना ये प्राण तत्व है, ये जीवंतता प्रदान करता है, ये करता है, आप इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिएगा। रेडियो नाटक की बात करते हैं। देखिए रेडियो नाटक ये टॉपिक्स जो है आपका जनसंसार से ही रिलेटेड है। काफ़ी जो बच्चे हैं, मैं जब कहानी कराता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी डायरी करवाओ। जब मैं डायरी करवाऊँगा तब वो कहेंगे कि गुरुजी आप तो वो करवाओ रिपोर्टाज करवाओ। रिलैक्स रहिए, स्टेप टू स्टेप मैं सारी चीज़ें कराऊँगा। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ रहा है, उसको वहाँ 150 जो क्वेश्चन आने हैं, वो 150 टॉपिक को रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो मैं खुद नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी 149 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए, ऐसी मैं भावना ही नहीं रखता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि लेक्चरर और सेकंड ग्रेड का अगर मुझे किसी स्टूडेंट को बनाना है, तो मुझे 150 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके भेजना पड़ेगा वो। मुझे पता है इस बात का। इसलिए मैंने कभी किसी छोटे टॉपिक को इग्नोर नहीं किया, कभी नहीं किया। आप मेरी जितनी क्लासें देख रहे हो, मैं संज्ञा को ही उतनी तवज्जो देता हूँ जितनी मैं शब्द शक्ति को देता हूँ। मुझे पता है संज्ञा भी 2 नंबर दिलाएगी बच्चे को, मुझे पता है शब्द शक्ति भी 2 नंबर दिलाएगी। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मान लो एक टॉपिक जो मुझे अच्छा आता है उसको तो आपको 6 महीने तक घुमाता रहूँगा, मेरी विद्वता आपके सामने छपती रहे, वो नहीं करेंगे अपने। 150 है, रेडियो नाटक का प्रश्न आ जाएगा। तो 2 नंबर तो ये भी दिलाएगा ना अपने को। लेकिन रेडियो नाटक में पूछेगा क्या हमसे? बात क्या पूछेगा? हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। उजूल-फुजूल पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। अब ये कहानी है, इसमें मैं आपको कहानी गद्य विधा में पढ़ा चुका हूँ आपको। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व युग, मुंशी प्रेमचंद युग, मुंशी प्रेमचंदोत्तर युग, तीनों युग के राइटर्स ने क्या-क्या लिखा था गद्य विधा में आपको कहानी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है? हाँ, वो अलग बात होती है। ये जब जनसंचार का जो टॉपिक आता है जिसमें कहानी बनाने की मेथड्स पूछते हैं, वहाँ तत्वों का ज़िक्र होता है। उसका ज़िक्र किया मैंने, नाटक का कर दिया, कविता का कर दिया। अभी आप लोगों के सामने मैंने कहानी का किया, अब रेडियो नाटक का कर रहा हूँ। रेडियो नाटक पे जो छोटा टॉपिक है, मैं ये तो नहीं कहता कि हर बार क्वेश्चन आता है इसमें, लेकिन आ सकता है। तो अपने इसको एक छोटी-सी बात है, इसमें 2-4 बातें ही तो है, ध्यान रखने योग्य, उनकी चर्चा कर लें। सबसे पहले आ जाता है कि रेडियो क्या है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। अब इसके ऊपर नाटक कैसे प्रस्तुत करते हैं हम? देखो टीवी के अंदर तो हम जब नाटक करते हैं चमेली, थैंक यू। टीवी पे जो हम नाटक प्रस्तुत करते हैं, तब तो क्या होता है कि आपको अलग-अलग जो पात्र है वो दिखाई दे जाएँगे कि ये पात्र तो सकारात्मक यानी स्वीकार्य है, यानी वो हीरो का रोल अदा कर रहा है। ये पात्र नकारात्मक है यानी अस्वीकार्य है, वो विलेन का रोल अदा कर रहा है। लेकिन अब रेडियो में सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियो में सब कुछ ध्वनि के ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि ना तो आपको पात्र दिखेगा और ना ही आपको पात्र की वेशभूषा दिखेगी, ना ही वो मेल है कि फीमेल है, ये दिखेगा। अब आप कैसे पहचानोगे कि भई उसमें कौन तो नायक है, कौन खलनायक है, कौन हीरोइन है, कौन सहानायिका है? तो उसके लिए रेडियो नाटक पे क्या होता है, केवल और केवल ध्वनि होती है। हमें आवाज़ों से पहचान करनी पड़ेगी। कि भई इस आवाज़ वाला व्यक्ति तो नायक है इसका और इस आवाज़ वाला व्यक्ति खलनायक है इसमें। तो इसमें रेडियो नाटक जब प्रस्तुत करते हैं तो पात्रों का चुनाव कैसे किया जाता है, बड़ा गंभीर विषय है कि भई ध्वनि का भेद करना पड़ेगा वहाँ। एक जैसी ध्वनि ना आए फिर जो श्रोता उसको सुन रहा है, वो क्लासिफ़िकेशन कैसे करेगा? आप देखना कि जो खलनायक की भूमिका निभाएगा ना खलनायक की, वो ऐसा पात्र लेगा कि जिसकी आवाज़ भारी हो, है ना? खलनायक की भूमिका जैसे रज़्ज़ा मुराद। रज़्ज़ा मुराद फ़िल्मों में एक एक्टर है, आप लोगों ने कई बार देखा है, एक अमरीश पुरी है। देखो अमरीश पुरी और रज़्ज़ा मुराद, ये ऐसे व्यक्ति हैं इनकी जो आवाज़ है भारी है। इनको अगर आप रेडियो नाटक में लोगे, तो जो हमारा श्रोता है उसको सुनने में किसी प्रकार की और पात्रों को पहचान करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी उसको थैंक यू लक्ष्मी। देखो, तो जो हमारा श्रोता है, उसको वर्गीकरण करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आवाज़ भारी है और भारी आवाज़ जो है फटाक व्यक्ति पहचान लेगा कि हाँ, ये है। अब मान लो जो हीरोइन है, अब एक तो उसमें हीरोइन का रोल कर रही है एक लड़की और एक लड़की उसकी माँ का रोल कर रही है। अब सुनिए, भी एक तो हीरोइन का रोल कर रही है, एक उसकी माँ का रोल करेगी। अगर आप दोनों पात्रों को हम उम्र ले लोगे, तो श्रोता कैसे पहचानेगा कि ये माँ है और ये हीरोइन है? तो उस उनकी उन दोनों में ध्वनि भेद करने के लिए उम्र-दराज स्त्री को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। वास्तविकता तब आएगी इसमें। हाँ, टीवी पे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या है कि यंग जो लेडी होती है उसको भी माँ के रोल में फिट कर देते हैं वो लोग मेकअप करके। क्योंकि हमें दिख रहा है, हम माँ स्वीकार कर लेंगे उसको। लेकिन इसमें नहीं कर पाएँगे।
इसमें ध्वनि बड़ा डिपेंड करेगी। अब मान लो एक 20 और 22 साल की लड़की है, एक 60 साल की स्त्री है, 40 साल की स्त्री है, इन दोनों की आवाज़ में अंतर आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको? बिल्कुल, उम्र-दराज़ लेनी ही पड़ेगी, उसकी ध्वनि भेद करने के लिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार एक इसमें महत्वपूर्ण बात और होती है कि न आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो नाटक का प्रस्तुतिकरण ध्वनि और संवाद के माध्यम से ही संभव है। पहली बात तो ये है। एक क्वेश्चन यह बनाएगा कि रेडियो नाटक किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ध्वनि और संवाद यानी डायलॉग और आवाज़ दोनों पर ये निर्भर करेगा। अब डायलॉग्स में अंतर करने के लिए आपको मैंने ये कहा, वो आपको एक क्वेश्चन देगा कि भई आपको रेडियो नाटक प्रस्तुत करना है। खलनायक की आवाज़ कैसी होनी चाहिए? सुरीली हो, पतली हो, है ना? जायकेदार हो, भारी आवाज़ वाला लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो इसमें ये क्योंकि इसके इससे वो निर्भर करेगा। अब एक दूसरी समस्या और आती है इसमें, रेडियो जो नाटक होता है कि भई उसमें पात्र कितने क रखें? क्योंकि अगर आप लोग बहुत सारे पात्र उसमें रख दोगे, तो इतने लोगों की जो ध्वनि भेद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेडियो नाटक प्रस्तुत करने समय पात्रों की संख्या सीमित रखनी पड़ती है। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि पात्र कैसे हो। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या हमें सीमित ही रखनी पड़ेगी। अब पात्रों की संख्या का क्लासिफिकेशन क्या है? कहते हैं अगर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट है, मतलब 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। क्योंकि जो दर्शक होते हैं, श्रोता जो होता है उसकी एकाग्र क्षमता इतनी होती है। एक व्यक्ति में सुनने की मैक्सिमम जो क्षमता है ना, वो लगातार 30 मिनट होती है। 30 मिनट के बाद उसका ध्यान भंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग उसको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो, फ़िल्म के रूप में दिखाना चाहते हो, तो उसकी जो हमारे साहित्यकार हैं, वो ऐसा समझते हैं कि 40 मिनट उसकी एकाग्र क्षमता रह सकती है वर्तमान में। तो आजकल आप लोग देखिए फ़िल्म कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की या सवा 2 घंटे की होती है। तो इन्होंने 48 मिनट की एकाग्र क्षमता अनुमान लेके चले हैं, तो ये लोग 1 घंटे बाद इंटरवल करेंगे फ़िल्म का। इंटरवल आपको चाय, पानी, नाश्ता करवाने के लिए नहीं करते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आपको 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाएगा, जिससे आप चाय, पानी, नाश्ता ना करके आओ भले, आप इधर-उधर घूम के आ जाओ। तो आगे क्या है कि 1 घंटे के लिए आपकी एकाग्र क्षमता बन जाएगी। आपको फ़िल्म अच्छी लगेगी और अगर आपको आप रेगुलरली उसको 2 घंटे फ़िल्म दिखा रहे हो ना, तो वो कहेगा फ़िल्म बहुत बोर थी। एक्चुअली फ़िल्म में बोर नहीं थी, क्योंकि उसकी क्षमता समाप्त कर दी थी आपने। रेडियो नाटक आप 50 मिनट का दे दीजिए, रेडियो नाटक 1 घंटे का प्रस्तुत कर दीजिए, वो रेडियो को बंद कर देगा, सुनेगा नहीं, ठीक है? और वर्तमान में तो एकाग्र क्षमता इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रखी है, ये जब से मोबाइल आया है, और ये फ़िल्म का सिर्फ़ क्लाइमैक्स देखते हैं बच्चे, पहले कुछ नहीं देखते, लास्ट में क्या हुआ? वो 5 मिनट ही देखने लग गए। एकाग्र क्षमता घट रही है लोगों की भई इसलिए अ, मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट में कभी टेस्ट मैच हुआ करते थे। लोग 5 दिन मैच देखते थे और टेस्ट मैच से एकाग्र क्षमता कम होते-होते वनडे पर आए। 50 ओवर का किया, ठीक है? लोग 50 ओवर को पूरा दिन देखते थे, आनंद की बात थी। अब घटते-घटते कितना 20 ओवर आ गया और घटते-घटते 10 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये एकाग्र क्षमता अब कम हो रही है ये। तो एक जो रेडियो नाटक है 15 से 30 मिनट उसकी अवधि होनी चाहिए क्योंकि इतनी एकाग्र क्षमता है। और अगर रेडियो नाटक 15 से 30 मिनट का है, तो पात्रों की संख्या 5 से 6 ही होनी चाहिए। यानी 30 मिनट के नाटक में कितने पात्र एडजस्ट हो सकते हैं? 5 से 6। अब आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो नाटक की 30 मिनट की अवधि के लिए उपयुक्त पात्र कितने रहेंगे? तो 6, 5 से 6 इनके बीच में ही रखना। यदि रेडियो नाटक की अवधि आप 30 से 40 मिनट कर सकते हो, तो पात्रों की संख्या 7 से 8 करनी पड़ेगी फिर आप। इससे ज़्यादा रेडियो नाटक स्वीकार्य भी नहीं है। लिखने को तो लोग घंटे का लिख देंगे, 2 घंटे का लिख देंगे, लेकिन 2 घंटे हम कोई किसी की ध्वनि नहीं सुन सकते, आवाज़ नहीं सुन सकते। देखिए, जो पत्नी होती है और पत्नी से पहले वो प्रेमिका थी, शादी से पहले, तो उसकी बात व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है। प्रेमी की बात प्रेमिका को अच्छी लगेगी और प्रेमिका की प्रेमी को अच्छी लगेगी, क्योंकि उनकी सुनने की और बोलने की अवधि सीमित है।
क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता था बोलने का और सुनने का। जब शादी हो जाती है, अवधि अनलिमिटेड हो गई, तो पत्नी की आवाज़ उसको ज़्यादा पसंद नहीं रहती है, पति को पत्नी की नहीं रहेगी, पत्नी को पति की ज़्यादा वो पसंद नहीं रहेगी, ठीक है ना? वो कब तक रहती है जब सीमित लिमिटेड होगी, तब तक रहेगी। ठीक रेडियो अवधि में रेडियो में भी वही बात है, 15 से 30 मिनट का अगर आपका नाटक है सुपर हिट है, बहुत अच्छा जाएगा, लोग उसको बहुत अच्छा ग्रहण करेंगे कि हाँ, बिल्कुल, इसलिए आपको कह रहा हूँ सीमित बोला करो। पति-पत्नी को सीमित बोलना चाहिए, प्रेम बना रहता है। सारा दिन नहीं बोलना चाहिए एक-दूसरे के साथ, सारा दिन बोलने से प्रेम घट जाएगा, ठीक है? वो रेडियो नाटक वाली बात है क्योंकि ना तो पति की इतनी एकाग्र क्षमता है कि सारा दिन सुन ले, ना पत्नी की इतनी होती है कि वो सारा दिन सुन ले, इसलिए वहाँ भी लिमिटेशन होना चाहिए थोड़ा, ठीक है कि नहीं? अब ललिता हँसेगी, है ना? 30 से 40 मिनट पात्रों में 7 से 8 तक कर सकते हो। रेडियो नाटक में कथानक, पात्र परिचय, द्वंद्व को ध्वनि संकेतों के अनुसार रखना पड़ेगा। यानी क्या बोला इसने? एक बहुत अच्छी बात बोली थी श्रीता आपको हँसी आ रही है। रेडियो नाटक में कथानक, पात्र परिचय और द्वंद्व को ध्वनि संकेतों के अनुसार रखना पड़ेगा। कथानक का मतलब है कि उसकी स्टोरी, कथा क्या है? अब मान लो आपने उस स्टोरी को कैसे ले लिया? आपने ले लिया कि भई उसमें नदी का सीन हो, वहाँ पे झील का सीन हो। अब नदी वाला सीन तो आप लोग उसमें कर सकते हो क्योंकि नदी की आवाज़ सुना सकते हो लोगों को। लेकिन झील वाले में कैसे सुनाओगे? वो तो शांत पानी पड़ा है। अब उनको क्या पता लगेगा कि श्रोताओं को ये झील के किनारे गाना गा रहे हैं दोनों लोग। झील के किनारे बैठे हैं, या तो शब्दावली में लेना पड़ेगा, तब पता लगेगा। झरना झरना का सीन फ़िल्माने में कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि झरने की ध्वनि उत्पन्न कर दोगे। जंगल का सीन है तो पेड़ पक्षियों की आवाज़ उत्पन्न करनी पड़ेगी वहाँ। तो का रेडियो नाटक में आपको जो ध्वनि संकेतों से जिनको प्रस्तुत किया जा सके, उन दृश्यों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे दृश्य सेलेक्ट नहीं कर सकते कि भई जिसकी कोई ध्वनि संकेत ही नहीं है। तो दर्शकों श्रोता को कैसे पता लगेगा कि अब ये झील में गीत गा रहा है कि नदी के किनारे बैठ के गा रहा है कि जंगल में गा रहा है। अगर जंगल में गा रहा है तो हमें पक्षियों की आवाज़ उत्पन्न करनी पड़ेगी वहाँ। सब कुछ ध्वनि संकेतों पे निर्भर करेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो नाटक का कथानक, पात्र परिचय और द्वंद्व को किसके अनुसार अभिव्यक्त किया जाता है? तो ध्वनि संकेतों से अभिव्यक्त किया जाएगा। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा? ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा। अब पात्र परिचय, पात्र आप ये थोड़ी कहोगे कि अब ये जो बोल रहा है ये तो हीरो है, ये बोल रही है ये हीरोइन है। आप ऐसे परिचय नहीं दे सकते। उसको ध्वनियों से ही उसको पहचान करवानी पड़ेगी। क्योंकि उसमें सकारात्मक बात वो बार-बार बोलेगा तो हमारे पकड़ में आ जाएगा कि ये आदमी तो ठीक है। ठीक है ना? तो ध्वनियों से उसका परिचय होगा सारा कुछ। और जो संघर्ष है इनमें टकराहट क्या है? सकारात्मकता और नकारात्मकता की टकराहट है, तो वो भी तो ध्वनियों से ही करेंगे, है ना? 1-2 एक ऐसे डायलॉग मराएँगे जो बुरे कार्य को इंगित करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये आदमी गलत है। तो फिर इस आवाज़ वाला तो गलत है और इस आवाज़ वाला ठीक है। यहाँ ये वर्गीकरण चलेगा। तो ये ध्वनि संकेतों के अनुसार रखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, आप सुनना क्वेश्चन को बड़ा ढंग से सुनना कि कथानक में क्या नहीं होना चाहिए? तो आपको एक आंसर देना है कि जिसकी कोई आवाज़ ना हो, शांत हो, उसको कथानक में नहीं लेना। जैसे आपको ये कहेगा कि नदी आ सकती है, आप कह दो आ जाएगी, कल-कल की ध्वनि आ जाएगी। झरना आ सकता है, आ जाएगा। पेड़-पक्षियों का दृश्य आ सकता है क्योंकि उसकी आवाज़ होती है। लेकिन झील नहीं आ सकती क्योंकि झील शांत है, ठीक है? अब आप लोगों को मरुस्थल दिखाना है, मतलब मरुस्थल में वो फिर रहे हैं, तो किसकी आवाज़ दिखानी पड़ेगी? तेज़ हवा की, लू की आवाज़ दिखानी पड़ेगी, तब उनको पता लगेगा ये कोई मरुस्थलीय भूमि में घूम रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब पहाड़ों का है, तो पहाड़ों का कोई आपको ऐसा संगीत उत्पन्न करके दिखाना पड़ेगा कि अब जो हीरो-हीरोइन है वो पहाड़ों में घूम रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो उस तरह के दृश्य लेने पड़ते हैं। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें किस प्रकार का कथानक नहीं लिया जा सकता जिसकी कोई ध्वनि संकेतों से इंगित करने में असमर्थता उत्पन्न हो जाए, उसको आप नहीं ले सकते। ठीक है? प्रमुख रेडियो नाटक क्या है? भारतेंदु का अंधेर नगरी है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। आप लोगों को पता है कि इसमें कौरवों का एक भाई था युयुत्सु, उसको आधार बना के अंधा युग लिखा गया था।
और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है। ये रेडियो नाटक है आप लोगों के सामने। इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो एक टॉपिक आपका कहानी का, एक रेडियो नाटक का कंप्लीट हो गया। कल आपका एक डायरी लेखन बच गया, एक रिपोर्टाज का टॉपिक है। और कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको तैयार करवा के कल इसको सोमवार को कंप्लीट कर देंगे। फिर इन सबके मैं आपको एमसीक्यूज बना के दूंगा बढ़िया से। 1-2 दिन एमसीक्यूज करवाएंगे और उसके बाद आप लोगों को अब साहित्य इतिहास मैंने करवा दिया, किताबें आपको पूरी करवा दी, जितने पार्ट लेसन आपके लग रहे हैं वो मैं पूरे करवा दिए, पात्र वाइज डायलॉग वगैरह बता दिए सारे, उसकी लाइन वाइज प्रश्न उत्तर बनवा दिए आप लोगों को। और अपनी पूरी किताबें कंप्लीट, पूरा साहित्य कंप्लीट, पूरी व्याकरण कंप्लीट, ठीक है। और ये आपका जनसंचार कंप्लीट कर देंगे 2-3 दिन में आगे जाके। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं, अब आपको साहित्य इतिहास में प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान करने के लिए हम एक काम करेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को भारतेंदु जी पहले तो मैंने कविता में पढ़ा दिया था, फिर मैंने नाटक में पढ़ा दिया था, क्यों नाटक गद्य विधा में भी वो आते हैं और हमारी कविताओं में भी आते हैं। तो उसको तो हमने भारतेंदु युग और नाटक में उनके नाम से आपको मैंने करवा दिया। अब मैं एक काम और करना चाहता हूँ। वो काम मैं ये करना चाहता हूँ कि हिंदी में 50 और 60 राइटर है बढ़िया-बढ़िया। जैसे भारतेंदु जी है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है। मैं ये चाहता हूँ कि अब एक राइटर को पकड़ लें। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद को पकड़ लें, मान लो, ठीक है? अब जयशंकर प्रसाद के बारे में हमें 20-30 जानकारी चाहिए। ये 60 एक राइटरों के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए ना, तो हिंदी साहित्य के इतिहास आपको कभी परेशान ही नहीं करेगा। एक बार वैसे हो जाए, एक बार ऐसे हो जाए, एक बार ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मैं क्या मेथड अपनाऊँगा आप देखना 1 मिनट। जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले हम जन्म ले लेंगे, कि कब इसका जन्म हुआ। दूसरी बात ये ले लेंगे कि किस युग का राइटर है, इसकी चर्चा कर लेंगे। फिर तीसरी बात हम लिखेंगे कि इसकी कौन-कौन सी गद्य विधाओं में इस व्यक्ति ने काम किया है। मान लो अ, इसने नाटक में काम किया है, इसने उपन्यास लिखा है, ठीक है? एक चार्ट ये बनाएँगे, इसने कहानी लिखी है, ये लिख लेंगे और इसने एकांकी लिखा है, ये लिख लेंगे। हम एक चार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि नाटक लिख लेंगे कितने लिखे, यानी पहला नाटक क्या था और अंतिम नाटक क्या था। उपन्यास लिखेंगे जो अढ़ाई है, 2 पूरे, 1 आधा कौन-सा है। कहानी लिख लेंगे, इसके 5 कहानी संग्रह उनकी चर्चा कर लेंगे, प्रमुख कहानियों की बात कर लेंगे। एकांकी इसने पहला कौन-सा लिखा था उसकी चर्चा कर लेंगे, कौन से सन में लिखा गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जयशंकर प्रसाद को मैंने आपको उपन्यास में पढ़ा दिया, मैंने आपको नाटक में पढ़ा दिया, मैंने आपको साहित्य इतिहास की क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिया और एक बार मैंने इसका वर्गीकरण इस चार्ट के आधार पे कर दिया और आपको कह दूं आज ये चार्ट याद कर लेना, 60 राइटर का हम चार्ट याद कर ले, तो मुझे एक बात बताओ साहित्य इतिहास का प्रश्न बाहर से आ जाएगा क्या? ये जो आपको 10,000 प्रश्न लिखा रहे हैं उसमें से तो बच्चे का होश उड़ जाता है, याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा। आज आप सोए, मुझे एक बात, तो आप भारतेंदु का आज एक चार्ट बनाओ, एक आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का चार्ट बना लो ऐसा, है ना? आप सोए, आपके बेड के सामने आज भारतेंदु का एक मतलब व्हाइट पेज के ऊपर एक चार्ट बना के सामने लगा के सो जाओ और इधर वाली साइड में आपके राइट हैंड साइड में महावीर प्रसाद द्विवेदी का चार्ट लगा के सो। उठते ही सामने भारतेंदु जी दिखेगा, 5 मिनट उठते ही उसको देख लेना कि कौन-सा उपन्यास है, कौन-सी कविता है, कौन-सी कहानी है, कौन-सा नाटक है। फिर इधर से जिस तरफ आप बिस्तर से उठने के प्रयास कर रहे हो, सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को उठने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है? अब आप क्या करोगे? मुँह धोने जा रहे हो, जो आपका दर्पण लगा हुआ है, उसके पास क्या करो, मुंशी प्रेमचंद जी को एक चार्ट लगा के छोड़ दो। मुँह धोते-धोते मुंशी प्रेमचंद जी को पूरा कर लो। अब आपको खाना बनाना है, खाना बनाना है, सुमित्रानंद पंत जी को लिख लो सामने। खाना बनाते-बनाते सुमित्रानंद जी पंत जी को लपेट लेंगे। जब आप पेपर में बैठोगे ना, आपको याद आ जाएगा कि ये तो मैं जब बेलन से खाना बना रही थी, उस वक़्त ये वहाँ पे लिखा पड़ा था। ये वहाँ पे लिखा पड़ा याद है। 15-20 दिन स्वांग ही तो करना है। साथ में आपको याद भी हो जाएगा और साथ में काम भी हो जाएगा। तो ये काम अपने जनसंचार का टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद ये कराऊँगा मैं आपको, ठीक है? तो इसके लिए भी अब आप रेडी रहिए ताकि रिफ्रेश कर दूँ। इसमें जयशंकर प्रसाद के जितने प्रश्न बनेंगे एक साथ नक्की करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के जितने प्रश्न बनेंगे एक साथ खत्म कर देंगे। नागार्जुन के जितने क्वेश्चन बनेंगे एक साथ नक्की करके छोड़ देंगे। बोलिए,
क्लासिफ़िकेशन मैं तैयार करा के दूँगा आपको, उसके बाद बताना कि मिक्स अप हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है? धन्यवाद आपका।